पिछली क्लास में हमने पदार्थ के बारे में बात की। हमने आपको बताया कि पदार्थ दो रूपों में होता है, एक भौतिक स्वरूप के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। जो पदार्थ भौतिक स्वरूप के आधार पर होते हैं उसमें हमने आपको बताया था कि पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। इसके अलावा जो रासायनिक संगठन या केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं उनमें हमने आपको दो पदार्थ के रूप बताए थे, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। हमने आपको बताया था जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वही मिश्रण होते हैं। हमने आपको बताया मिश्रण या अणु। जब मिश्रण की बात की तो हमने उसमें मिक्सचर में हमने मिक्सचर को भी दो भागों में क्लासिफाइड किया था, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस मिश्रण थे उसी में हमने आपको बताया था कि समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें किसी पदार्थ के घटक कण एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, एक समान रूप से एक दूसरे में संग्रहित या सम्मिलित हो जाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हमने बताया था नमक और पानी का घोल हो, या इसका एग्जाम्पल और दिया था विलयन हो। इसके अलावा विषमांगी मिश्रण में हमने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के घटक कण आपस में समान रूप से सम्मिलित या मिश्रित नहीं हो पाते हैं तो ऐसे जो मिश्रण बनते हैं उनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। हमने इसमें आपको बताया था पानी या बालू का घोल हो, मतलब जिन्हें हम आसानी से स्वाद के अनुसार या जिन्हें देखकर बता सकें कि इसमें किन किन कणों का मिश्रण है। जैसे कि पानी और नमक का अगर घोल है तो उसको आप देखकर नहीं बता सकते कि इसमें नमक मिलाया गया या शक्कर मिलाई गई है। इसके अलावा अगर आप बालू और पानी के मिश्रण को देखेंगे तो आप देखकर बता देंगे कि इसमें बालू और पानी मिलाया गया है। लेकिन अब हम आज उसी टॉपिक पर आगे बात करेंगे जब हम पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया उसी से आज देखेंगे आगे। हम उसी में आज विलयन पर बात करेंगे, सोल्यूशन पर बात करेंगे। हम आपको विलयन की पूरी बात बताएंगे कि विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन को किन किन भागों में विभाजित किया गया। इसके अलावा हम देखेंगे विलयन में भी अवस्थाओं के आधार पर विलयन को 9 भागों में विभाजित किया गया तथा उनकी विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर विलयन को 2 भागों में विभाजित किया गया, या कह सकते हैं कि 3 भागों में विभाजित किया गया। जैसे संतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है, बफर विलयन है। इसके अलावा जो उनकी भौतिक अवस्थाएं थी, जो उनकी 9 प्रकार की अवस्थाओं के आधार पर विलयन विभाजित किया गया, फिर उन्हीं 9 अवस्थाओं को हमने 3 अलग कैटेगरी में, जैसे कि कोलाइड विलयन होता है जो कोलाइड सोल्यूशन होता है, निलंबन या सस्पेंशन सोल्यूशन होता है, इसके अलावा वास्तविक या ट्रू सोल्यूशन होता है, इनमें हमने विभाजित किया। आज हम जो बात कर रहे हैं वो पदार्थ की एक सब टॉपिक की बात कर रहे हैं। जब हम पदार्थ की बात कर रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि पदार्थ को 2 आधार पर विभाजित किया गया था। पहला भौतिक अवस्था या भौतिक स्वरूप के आधार पर इसे हमने 5 भागों में विभाजित किया था। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके अलावा दूसरा जो था ये पार्ट मान लो, ये दूसरा था वो रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर इसमें हमने आपको बताया था। इन सब पर हम बात कर चुके हैं, सॉलिड हो या लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो, इस पर हम बहुत विस्तृत बात कर चुके हैं। इस पर हमें दोबारा बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन रासायनिक संगठन के आधार पर हमने पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया था। हमने कहा था एक तो प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा अशुद्ध। हमने आपको बताया था कि तत्व और यौगिक, इसके एग्जाम्पल हमने तत्व पर भी कल विस्तृत चर्चा की। हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में, मनुष्य के किन किन तत्वों से, मनुष्य का शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है। इसके अलावा 118 तत्वों की जो आगे बात है वो मेंडली की आवर्त सारणी या आवर्त सारणी पढ़ेंगे, उसमें करेंगे। इसके अलावा हमने अशुद्ध पदार्थ में आपको बताया था कि इनको भी दो कैटेगरी में विभाजित किया गया। जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं इन्हीं को हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर को 2 भागों में विभाजित किया हमने, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। ये बात आपको हम, क्योंकि टॉपिक है उसी का एक सब टॉपिक विलयन पढ़ रहे हैं। जब हमने अशुद्ध पदार्थ बताया तो हमने अशुद्ध में बताया कि ऐसे मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ में बताया हमने अशुद्ध में मिश्रण, और मिश्रण के अलावा हमने आपको अणु के बारे में बात की। इसके बाद जब अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण की बात कर रहे थे तो हमने मिश्रण को 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया था, एक तो समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण ऐसे पदार्थों का मिश्रण या ऐसे पदार्थों का सम्मिलन जिसमें उनके पदार्थों के घटक कण समान रूप से सम्मिलित हो जाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक कण समान रूप से सम्मिलित नहीं हो पाते हैं या समान रूप से मिश्रित नहीं हो पाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसी समांगी मिश्रण में हमने आपको उदाहरण बताया था विलयन। आज हम विलयन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, उसी पर बात करेंगे। अभी आपको समझना था जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी का सब टॉपिक एक विलयन है। उनका हमने देखा कि पदार्थ से लेकर हम कैसे विलयन तक पहुंचे। हमने पदार्थ के दो भागों में विभाजित किया, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संगठन के। जब हमने रासायनिक संगठन के आधार पर विभाजित किया तो उन्हीं में हमने देखा कि पदार्थ के दो भाग थे, एक शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध पदार्थ में हमने देखा कि अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। और जब हमने मिश्रण की बात की तो हमने आपको बताया मिश्रण या मिक्सचर, कल हम मिक्सचर पर बात कर चुके हैं। मिक्सचर के पृथक्करण की विधि अभी बाकी। जब हमने मिक्सचर पर बात की तो हमने आपको बताया एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण या ऐसा सम्मिलन जिसमें इसके घटक कण समान रूप से वितरित हो जाए, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसी को हम विलयन कहते हैं। विलयन, इसको होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनियस, इसको हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इसको मिक्सचर, इसको विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन। हमने इसमें आपको बताया कि नमक और पानी का घोल हो या विलयन हो। विलयन भी एक नमक और पानी का जो घोल है वो भी विलयन है, क्योंकि नमक और पानी आपस में इस तरीके से घुल जाते हैं कि उनके घटक कण आपस में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। मतलब जो पानी के पहले घूंट में स्वाद होगा वही पानी के आखिरी घूंट में भी स्वाद होगा। जितना नमक पहले घूंट में होगा उतना ही नमक लास्ट घूंट में होगा, तो समान वितरण हो जाता है। तो ऐसे सभी मिश्रण जिनमें उनके घटक कणों का वितरण समान होता है विलयन कहलाते हैं या समांगी मिश्रण कहलाते हैं। आज हम विलयन पर ही चर्चा करेंगे। आज हम विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन पर ही पूरी बात करेंगे। विलयन को सॉल्यूशन भी कहते हैं, विलयन या सॉल्यूशन। विलयन को अपने अपने आधार पर लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया है। जो हमने कैटेगरी में विभाजित किया है, जो हमने जिस किताब से भी पढ़कर आपको बताने की कोशिश की है, वो विलयन को दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, मतलब इनके भौतिक स्वरूप के आधार पर, जैसे सॉलिड और लिक्विड और गैस, जो अपने पदार्थ की बात की थी, उन्हीं के आधार पर विलयन को 9 भागों में विभाजित किया गया। इसके अलावा अगर हम इसकी विलेयता या सांद्रण के आधार पर देखें तो विलयन को 3 भागों में, एक संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन और तीसरा जो है सांद्रण के आधार पर कह लो या इसकी मुख्य जो प्रॉपर्टी के आधार पर जो हम अलग से पढ़ते थे बफर विलयन, उनको भी हम देखेंगे। इसी में हम विलयन को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला तो उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा उनकी सांद्रण या विलेयता के आधार पर। वैसे जो विलयन होता है, विलयन जब हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में सम्मिलित या आपस में मिश्रित कराए जाते हैं, या 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है। जो विलयन की डिफिनीशन है, सॉल्यूशन की डिफिनीशन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। जब विलयन में बात कर रहे हैं तो न्यूनतम दो पदार्थ आपस में मिलेंगे। तो जब 2 पदार्थ आपस में मिलेंगे तो इसका अच्छा जैसे एग्जांपल हम आपको बताने की कोशिश करें। जैसे 1 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम नमक डाला, तो अगर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक डाला तो इसमें 2 चीजें हो रही। जो 1 लीटर पानी है वो विलायक है, जो 100 ग्राम नमक है वो विलेय। मतलब विलयन के 2 अन्य भाग होते हैं। या विलयन में मुख्यतः किसी भी मिश्रण हो या कोई भी समांगी हो या विषमांगी मिश्रण हो, सब में 2 या 2 से अधिक मिश्रण आपस या 2 या 2 से अधिक पदार्थ ही मिलाए जाएंगे। जो विलयन होगा न्यूनतम 2 पदार्थ तो मिलाए ही जाएंगे। तो इन 2 पदार्थों को हम एक पदार्थ को विलेय, दूसरे को विलायक। क्योंकि जो विलेय पूछा जाता है या विलायक के बारे में पूछा जाता है तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉल्यूशन कोई भी मिश्रण होगा उसमें 2 तो न्यूनतम पदार्थ मिले होंगे, तो ये जो न्यूनतम पदार्थ मिले हैं उनमें से एक को विलेय, दूसरे को विलायक। अब हमें समझना इस बात को है कि किस को विलेय और किस को हम विलायक बोलेंगे। जो विलेय होता है उसको अंग्रेजी में सल्यूट और जो विलायक होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जब हमने बात की कि हमने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम शक्कर मिलाई या 50 ग्राम नमक मिलाया, तो जो 1 लीटर पानी है
मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो होगा साल्वेंट विलायक, जिसकी मात्रा कम है वो होगा विलेय। अगर आप इसको साधारण याद करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से याद करो कि जो लोग छोटे पद पर काम करते हैं वो अपने ऑफिसर्स वगैरह को सल्यूट करते हैं, तो सल्यूट विलेय। जो विलेय होगा ये लेस क्वांटिटी होगी, क्या होगी, लेस क्वांटिटी। जो विलायक होगा ये लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। ये लेस क्वांटिटी में होंगे, ये लार्ज क्वांटिटी में होंगे। जैसे एग्जांपल पे अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, जैसे 10 ग्राम नमक और 1 लीटर पानी का घोल, 1 लीटर पानी का विलयन। तो 1 लीटर जो पानी है, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है तो इसको हम विलायक, इसको हम विलायक बोलेंगे। जो 10 ग्राम नमक है इसको हम विलेय, सल्यूट बोलेंगे। मतलब कोई भी विलेन होगा उसमें दो तो पदार्थ मिले होंगे, ऐसा पदार्थ जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, लार्ज क्वांटिटी में होगा, उस पदार्थ को हम विलायक कहेंगे। ऐसा पदार्थ जिसकी मात्रा कम होगी अर्थात लेस क्वांटिटी में होगा, उसको हम विलेय कहेंगे। तो ये साधारण विलेय और विलायक की परिभाषा आपको समझने के लिए जरूरी थी। जो पदार्थ विलेय होगा या जो पदार्थ विलायक होगा वो पदार्थ विलेय कहलाएगा जिसकी मात्रा कम, वो पदार्थ विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा। बस इतना ही इसमें कुछ समझना था। जो हमने विलयन में हमने बताया कि विलयन 2 भागों से मिलकर बनता है, एक भाग विलेय होगा, विलायक होगा। कम से कम 2 पदार्थ तो मिले होंगे। अगर हम इसी में कहें कि पानी में नमक और शक्कर का घोल मिलाया गया, नमक भी है और शक्कर भी है, तो पानी विलायक है, जबकि विलेय पदार्थ इसमें 2 हो गए। विलेय पदार्थ की जब बात करेंगे तो नमक भी है और शक्कर भी है। वहां लेस क्वांटिटी की बात नहीं होगी, वहां दोनों पदार्थों की बात होगी जो बाद में न्यूनतम अवस्था में मिलाए गए हैं या न्यूनतम मात्रा में मिलाए गए। जो ज्यादा मात्रा होगी वो विलायक की होगी। बस इसी बात पर हम आपको बताना चाहते थे कि जो विलयन है वो 2 पदार्थों का भी मिश्रण हो सकता है या 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भी मिश्रण हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे विलयन। विलयन ऊपर साधारण समझ लो, विलयन विलयन या सॉल्यूशन को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो विलयन 2 भागों से मिलकर बना है, वो विलयन को बनाने के लिए 2 भाग हमने बताए थे, विलयन विलयन बताया। मतलब ऐसा कोई मिश्रण होगा तो उसमें कम से कम 2 पदार्थों का तो मिश्रण रहा ही होगा, 2 पदार्थ तो आपस में मिले होंगे। जब 2 पदार्थ आपस में मिले होंगे तो उन 2 भागों में एक विलय होगा, दूसरा विलायक होगा। लेकिन अब इनका हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इनका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो वर्गीकरण देखेंगे तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो है 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 टाइप के, 9 प्रकार के होते हैं। दूसरा, इनकी विलेयता या सांद्रण के आधार पर, विलेयता या सांद्रण के आधार पर, सांद्रण के आधार पर ये 2 प्रकार से, या कभी कभी अन्न में भी एक बफर विलयन दे देते हैं जो सिर्फ पीएच स्केल पर कार्य करता है। मतलब बफर विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जो विलयन अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करते हैं। मतलब यदि वो अम्लीय अवस्था में है तो क्षारीय अवस्था में नहीं जाना चाहेंगे, अगर क्षारीय अवस्था में है तो उनमें कोई अम्ल मिला हुआ, वो अम्लीय अवस्था में नहीं जाना चाहेंगे। जो विलयन होगा या तो क्षारीय होगा या अम्लीय होगा या उदासीन होगा, कोई भी विलयन होगा किसी ना किसी अवस्था में तो होगा ही। अगर उदासीन होगा तो उसका पीएच मान 7 होगा, अगर क्षारीय होगा तो 7 से ज्यादा होगा, अगर अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा। जैसे कि अगर विलयन अम्लीय है तो इसका अगर एग्जाम्पल आपको समझना है तो सोडियम एसीटेट या एसिटिक एसिड का जो मिश्रण होता है वो अम्लीय बफर विलयन है। इसमें आप साधारणतः कोई भी क्षार जैसे कि क्षार NH4 मिला दो या इसके अलावा आप कोई भी क्षार मिला दो तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, साधारणता नहीं जाएगा। आगे चलकर अगर आप उसमें क्षारों की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाओगे तो हो सकता है कि परिवर्तन कर ले, लेकिन पहले वो अपने परिवर्तन का विरोध करे। तो जो बफर विलयन होते हैं, बफर विलयन जैसे कि जल है, अगर आप जल बोलो, जल जैसे ही कि वायु के संपर्क में आएगा, जल वायु के संपर्क में आते ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है और कार्बोनिक एसिड अम्लीय है, जबकि जल उदासीन होता है। जबकि जल उदासीन होता है, लेकिन जल को बफर विलयन नहीं कह सकते क्योंकि जल वायु के संपर्क में आते ही तुरंत कार्बोनिक एसिड बना लेगा और कार्बोनिक एसिड जो है वो अम्लीय होता है।
जबकि जल का पीएच मान 7 होता है, अब उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। तो मतलब बफर विलयन साधारण किसी क्षार या अम्ल से मिलने पर अगर अम्ल अवस्था में, मतलब उनकी जो वर्तमान अवस्था है वो अम्लीय है, तो वो क्षार से मिलकर क्षार में परिवर्तन नहीं होंगे, बल्कि क्षारीय अवस्था ग्रहण नहीं करेंगे। यदि वो क्षारीय अवस्था में है तो वो साधारणतः किसी अम्ल से मिलकर अम्लीय अवस्था में परिवर्तित नहीं होंगे। ये बताने की कोशिश थी। तो इसी में हम जो विलेयता या सांद्रण के आधार पर आप देखना चाहें तो इनमें हम संतृप्त या असंतृप्त या बफर विलयन, इसी में हमने आपको बफर विलयन बताया। बफर विलयन का उदाहरण भी बताया, जैसे सोडियम एसीटेट या एसिटिक एसिड का मिश्रण हो, उसमें आप कोई क्षार मिला देते हो। क्षार मिलाने से इनकी जो प्रकृति है, मतलब अगर ये अम्लीय विलयन में है, जैसे कि सोडियम एसीटेट है या एसिटिक एसिड है, इनका जो मिश्रण है उसमें किसी को क्षार मिला देने से वो क्षारीय अवस्था में परिवर्तित नहीं होंगे। जबकि जल एक मिश्रण है, जल एक अणु है, लेकिन अगर जल में आप कोई क्षार मिला देते हो या वायु के संपर्क में जाता है, तो वायु के संपर्क में जाते ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, जो कि अम्लीय है। और जल का साधारण पीएच मान 7 होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है, जो कि अम्लीय है, अर्थात इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। तो जल को हम बफर विलयन नहीं कहेंगे। बफर विलयन अपनी वर्तमान स्थिति परिवर्तन का विरोध जरूर करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो NH4Cl प्रकार के हो या NH4OH हो। मतलब ये अमोनियम क्लोराइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण हो। मतलब जो अम्लीय विलयन होंगे वो सोडियम एसीटेट या एसिटिक एसिड का मिश्रण होगा, जो क्षारीय बफर विलयन होंगे वो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण होगा। और अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप सोडियम एसीटेट मिलाते हो तो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेंगे, वो साधारणता अम्लीय अवस्था में नहीं जाएंगे। इस बात को हम आगे और बात करेंगे। इससे पहले हम विलेयता, अगर सांद्रण या विलेयता के आधार पर अगर हम इन विलयनों को देखें तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, बफर विलयन, पहले हम इन्हीं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 9 प्रकार के होते हैं। जब ये 9 प्रकार के हम पढ़ेंगे तो इसी में फिर हम उन 9 प्रकारों को अलग से 3 कैटेगरी में, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन विलयन। कोलाइड विलयन को कोलाइड विलयन या कोलाइड सोल्यूशन, निलंबन को सस्पेंशन सोल्यूशन और वास्तविक को रियल या ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। उनको अलग से डिवाइड करेंगे, तो इनको हमें अलग से देखना पड़ेगा। अभी हम संतृप्त विलयन की बात करें और असंतृप्त विलयन की बात करें। देखो संतृप्त विलयन क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें 2 भाग जरूर होंगे, या कोई भी विलयन है तो उसमें 2 चीजें जरूर होंगी, एक विलयन दूसरा विलयन। जैसे हमने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 100 ग्राम शक्कर का घोल डाला, 100 ग्राम शक्कर डाली तो शक्कर पूरी तरीके से घुल जाएगी। लेकिन एक अवस्था, जब तक ये 100 ग्राम शक्कर उस पानी में आसानी से घुलती रहे, विलयन संतृप्त नहीं, अभी विलयन असंतृप्त विलयन। लेकिन जैसे वो 100 ग्राम की शक्कर, एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो शक्कर घुलना बंद कर देगी। जब वो शक्कर घुलना बंद कर देगी तो वो विलयन की अवस्था संतृप्त विलयन अवस्था कहलाती है। या ऐसा विलयन जिसमें विलेय विलायक में घुलना बंद कर दे, मतलब आपने सॉलिड के रूप में डाला, वो सॉलिड के रूप में स्थिर है, अब उसमें घुलनशीलता खत्म। वो बात अलग है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो जो असंतृप्त विलयन संतृप्त विलयन होता है, हो गया है, वो फिर अपने असंतृप्तता के गुण को प्रदर्शित करने लगेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे शक्कर और अधिक ज्यादा घुलने लगेगी। टेम्परेचर पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संतृप्त और असंतृप्त विलयन की परिभाषा समझिए। संतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन होते हैं जिस विलयन में जब हम उसके विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो विलेय घुलना बंद कर देता है। जब घुलना बंद कर देगा उस विलायक में, तो वो विलयन जिस हिसाब के जिस पोजीशन में पाया जाएगा, उस पोजीशन वाले विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। लेकिन संतृप्त विलयन होने से पहले जब तक वो विलेय विलायक में घुलता रहेगा, तब तक उस विलयन की अवस्था को हम असंतृप्त विलयन के अंतर्गत परिवर्तित करें। मतलब इसको हम समझेंगे आप पूरा, संतृप्त विलयन हो या असंतृप्त विलयन। साधारणतः एक को समझना, एक समझ लीजिए आप, एक के बाद संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब संतृप्त विलयन की हम बात करेंगे तो संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें, देखो हमने आपको बताया कि विलयन में 2 भाग होते हैं, विलेय, दूसरा प्लस विलायक। इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। 100 ग्राम शक्कर और विलायक मतलब 1 लीटर पानी। जब तक ये 100 ग्राम शक्कर 1 लीटर पानी में
आसानी से घुलती रहेगी एक स्थिर ताप पर बिना टेम्परेचर में परिवर्तित किए। हम मान लेते हैं कमरा, जिस कमरे में हम इस समय हैं, उसी के ताप पर हम शक्कर को पानी में जब तक घुलाते हैं आसानी से घुल जाती है। जब तक ये शक्कर उस पानी में आसानी से घुल रही है तब तक वो विलयन असंतृप्त विलयन। जब तक ये शक्कर उस पानी में आसानी से घुल रही है, या ये नमक जो सॉलिड है उस लिक्विड में आसानी से घुल रहा है, सिर्फ हिलाने पर घुल जाता है, किसी में परिवर्तन नहीं कर रहे, ना तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन कर रहे हैं, ना हम उसकी श्यानता की बात कर रहे हैं, तब तक जो ये विलयन है वो विलयन असंतृप्त विलयन। लेकिन असंतृप्त विलयन समझ रहे हो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जो अभी तक तृप्त नहीं हुआ, जो अभी तक परिपूर्ण नहीं है, उसको और मिलाओ वाली स्थिति है, असंतृप्त है। लोग कहते हैं ना कि अभी तुम तृप्ति नहीं हो पाए, इस चीज से भी तुम तृप्ति नहीं हुए, तो वो असंतृप्त है। जब तक उस विलय और विलायक का घोल बनता रहेगा, जब तक वो आपस में मिलते रहेंगे, वो विलयन असंतृप्त विलयन करेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिस स्थिति के थोड़ा से भी अगर आप आगे बढ़ोगे, इस स्थिति को हम कहेंगे साम्य स्थिति। साम्य स्थिति मतलब इस स्थिति के पीछे तक विलयन जो बन रहे थे उसमें विलय और विलायक आपस में घुलनशील थे। ये स्थिति जो थी वो असंतृप्त विलयन की थी, असंतृप्त विलयन। लेकिन जैसे इस लकीर को उसने पार किया, साम्यता की स्थिति को पार की, साम्य अवस्था की स्थिति को पार किया, तो आगे क्या होगा कि अब विलय मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद कर देगा। मतलब अगर आप शक्कर सॉलिड के रूप में लिक्विड में मिलाते हो तो ये शक्कर अब घुलना बंद कर देगी। आप समझ रहे हो बात? असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन कुछ कठिन नहीं। असंतृप्त विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना जारी रखे वो असंतृप्त है, वो अभी तृप्त नहीं होंगे। लेकिन जब ये असंतृप्त विलयन संतृप्त विलयन में वैसे ही परिवर्तित हो जाएगा जब विलय विलायक में घुलना बंद कर देगा, तब ये विलयन असंतृप्त विलयन बन जाएगा। और ऐसी स्थिति जिसके थोड़ा से पीछे जाने पर या जिसके थोड़े से आगे जाने पर विलयन को संतृप्त या असंतृप्त में विभाजित किया जाएगा, उस स्थिति को कहेंगे हम साम्यावस्था स्थिति। उन दोनों विलयनों की साम्यावस्था स्थिति कहलाएगी। अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, इन विलयनों पर जो संतृप्त या असंतृप्त विलयन होते हैं इन पर ताप का भी प्रभाव होता है। जैसे जो विलयन अभी असंतृप्त अवस्था में या संतृप्त अवस्था में, उसमें अब विलय और विलायक अगर हम घोल रहे हैं तो विलय ने विलायक में घुलना बंद कर दिया। जैसे हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाएं, अब वो संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ताप बढ़ाने से संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाएगा और ताप घटाने से असंतृप्त विलयन संतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। बस इतना इसमें को समझना था, जो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। इसके बाद में एक और देखेंगे हम बफर विलयन। बफर विलयन या बफर सॉल्यूशन। जो बफर विलयन है, बफर विलयन एक्चुअली में ये देखो आप साथ, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल या उदासीन। ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल हम बना रहे हैं, पीएच स्केल। ये न्यूट्रल है, इधर जो है बेसिडिटी अच्छा रहता है, बेसिडिटी ये अच्छा रहता है। इसके इधर अगर आप आएंगे तो एसिडिटी या अम्लता है। 7 से अगर ज्यादा मान होगा तो कोई भी विलयन, देखो जो विलयन होते हैं वो तो अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे या उदासीन। ज्यादातर विलयन अम्लीय या उदासीन होते हैं, क्षारीय बहुत ही कम होते हैं। तो जो ज्यादातर विलयन क्षारीय या अम्लीय होते हैं, उदासीन बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि जल है, जल एक अणु है। अगर जल में आप जल को यहाँ रखते हैं 7 पर, मतलब रखते क्या है, जल एक्चुअली में उदासीन होता है। लेकिन जल जैसे आप खुले में लेकर जाते हैं या वायु के संपर्क में आता है तो जल तुरंत कार्बोनिक एसिड बना लेगा। वैसे तो जल का पीएच मान 7 है, लेकिन जब वो कार्बोनिक एसिड बना लेगा, अम्ल बना लेगा, तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। मतलब जल ने अपनी प्रारंभिक अवस्था या अपने अस्तित्व को खो दिया। जल जो उदासीन था, जिसकी अपनी पहचान एक उदासीनता थी, जैसे वो वायु के संपर्क में आया, वायु के संपर्क में आते ही उसने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया की और बना लिया कार्बोनिक एसिड। बस यहीं पर उसकी एक गलती हो, वो बफर विलयन के कैटेगरी से बाहर हो गया। बफर विलयन इसके ठीक विपरीत चलते। बफर विलयन का मतलब है, एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे, जो अम्लीय विलयन है जैसे कि CH3 COONA प्लस CH3 COOH, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिश्रण, ये एक अम्लीय मिश्रण।
ये बफर विलयन का एक पर्याप्त उदाहरण है, इसे बफर विलयन ही कहते हैं। CH3COONA प्लस CH3COOH का मिश्रण मतलब एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट का मिश्रण बफर विलयन कहलाएगा। अगर बफर सोल्यूशन इस अवस्था में तो आप इसमें NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों ही ना मिला दो, लेकिन ये विलयन अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा। मतलब साधारणतः यदि आप किसी अम्लीय जो कि बफर विलयन है, यदि उसकी प्रकृति अम्लीय रूप में है, अगर आप उसमें कोई क्षार वगैरह मिलाते हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था को बदलेगा नहीं, बल्कि वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा। अभी भी इस विलयन का पीएच मान 7 से कम ही रहेगा, अभी भी इस विलयन का पीएच मान 7 से कम ही रहेगा। इसके अलावा अगर यही बेसिडिटी का कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि NH4OH प्लस NH4Cl जो कि एक क्षारीय विलयन का क्षारीय बफर विलयन है। ये क्या है? क्षारीय बफर विलयन। इस क्षारीय बफर विलयन में अगर आप इसका घोल भी मिला दो कि सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड को अगर इसमें आप मिला दो तो भी ये अपने क्षारीय गुण को, मतलब बफर विलयन एक तरह से जिद्दी विलयन होते हैं जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेंगे। मतलब आप इनकी कोई भी अवस्था बदलने की कोशिश करो, ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं। मतलब ये जड़त्व का गुण दिखाते हैं, जो कि हमने पढ़ रखा है पहले। जड़त्व का नियम क्या होता है फिजिक्स में, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे भी। अभी जो बफर विलयन है इसमें एक जड़त्वता होती है, जिस भी अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में उसी प्रारंभिक अवस्था में रहने का प्रयास करेंगे। तो बफर विलयन को हम देखेंगे कि बफर विलयन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो जो विभाजित किया गया वो इनकी पीएच स्केल या पीएच मान के आधार पर विभाजित किया। हमने आपको बताया कि 7 से ज्यादा अगर आपका पीएच मान या किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो विलयन क्षारीय विलयन, अगर 7 से कम होगा तो उस विलयन का पीएच मान वो विलयन अम्लीय विलयन होगा। हमने आपको बताया कि बफर विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये 2 रूपों में हो सकते हैं, या तो अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे। अगर अम्लीय होंगे तो इसका एग्जांपल एक देख लो, सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस एसिटिक एसिड का मिश्रण होगा, ये इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल होगा अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। बफर विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करते हैं। बस सिर्फ इतना याद रखो, ये हठी होते हैं। ये इनका जो पीएच मान होगा वो तो अम्लीय होंगे या तो क्षारीय होंगे, लेकिन इसमें अगर आप क्षार मिलाते हो तो ये इसमें क्षार मिलाते तो ये अम्लता का गुण नहीं खोएंगे, आसानी से नहीं खोते। आगे चल के आप टेम्परेचर में परिवर्तन करो या उनके घनत्व में जो भी चाहो परिवर्तन करो, आप कुछ भी कर सकते हो। साधारणतः अगर उसमें आप कोई अम्ल मिलाते हो तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी जो बेसिडिटी है या जो एसिडिटी है उसको खोए, मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था को नहीं खोएंगे, चाहे वो क्षारीय विलयन हो चाहे वो अम्लीय विलयन। जबकि हमने इसका आपको एक अपवाद भी बताया कि जल है। जल वैसे तो उदासीन है, अगर उदासीनता पर देखो तो जल न्यूट्रल है, लेकिन जल जैसे वायु के संपर्क में आएगा तो वायु में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सहयोग करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा। जबकि जल का पीएच मान 7 होता है, अब जब कार्बोनिक एसिड बना लेगा तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। जो भी कार्बोनिक एसिड बनेगा, X मान लो कार्बोनिक एसिड। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो बफर विलयन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन। अभी हमने जो विलयन पढ़े वो 3 पढ़ लिए, संतृप्त, असंतृप्त और बफर विलयन। इसके बाद हम देखेंगे, ये हमने उनकी विलयता या सांद्रण के आधार पर विलयनों का जिक्र किया था। सांद्रण क्या होता है? सांद्रण वही जो कि जब कोई विलायक में कितने ज्यादा गुण है, ये इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इस पर हम पूरा विस्तृत बात कर चुके हैं। अब हम विलयन पर बात करेंगे तो विलयन के उन 9 प्रकारों की बात करेंगे। 9 प्रकार के जो विलयन है उन पर बात करेंगे। की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। तो हमने आपको बताया था किसी भी पदार्थ या ऐसी वो 3 अवस्थाएं आप बताना जो हमारे आसपास उपस्थित। हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की तो बात ही नहीं करते, वो आगे चल के बनाई गई अवस्थाएं हैं, उन पर हमने आपको विस्तृत बात भी कर चुके हैं। लेकिन जो 9 प्रकार के जो विलयन है वो इन 3 विलयनों से या 3 अवस्थाओं से मिलकर बनेगी। सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए जब सॉलिड है तो सॉलिड के साथ सॉलिड का घोल, या लिक्विड के साथ, आप ऐसा ना करो,
तीन तीन का ग्रुप बना लो, 3 बार सॉलिड सॉलिड सॉलिड, याद करने में सही रहेगा। वैसे एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। जो सॉलिड है इसके साथ एक बार लिक्विड लो, इसके साथ गैस लो, इसके साथ सॉलिड लो, ये एक बन गया। जब लिक्विड लिया तो एक बार सॉलिड ले लो, एक बार लिक्विड ले लो, एक बार गैस ले लो। जब गैस लिया तो एक बार सॉलिड ले लो, एक बार लिक्विड ले लो, एक बार गैस ले लो। एक तरह से प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हमने देख ली कि वो सॉलिड लिक्विड गैस थे, उनको अगर हम अवस्था परिवर्तन कर करके लिखा तो एनसीआर टाइम लिख सकते हैं। 3n3 तरफ 3n3 टाइम लिख सकते हैं, मतलब कि उनकी जो अवस्थाएं बनेगी वो 9 प्रकार की अवस्थाएं बनेगी। जब हम 9 प्रकार की अवस्थाओं की बात करते हैं तो इसी में हम अगर बात करेंगे 9 अवस्थाओं की, जब हम सॉलिड प्लस लिक्विड की बात करें तो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल हमने आपको बताया, नमक का पानी में, नमक का पानी में घोल। जनरल देते चलेंगे। जब सॉलिड में हम गैस के मिश्रण की बात करेंगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गैस और सॉलिड का मिश्रण, जैसे कि धुआं। धुआं क्या होता है कि जो वातावरण में गैसें पाई जाती हैं उनमें कार्बनिक कण, मतलब कोयला अगर आप जला रहे हो तो जो कोयला से जो ठोस कण निकल रहे हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े धुएं के रूप में धुएं के साथ जा रहे हैं, तो जो धुआं है उसमें गैसें भी हैं और गैसों के साथ उस कोयले के या कार्बनिक कण भी है। तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल धुआं हो गया। ये गैस हो सॉलिड हो, या इसी वाला गैस या सॉलिड हो। एक बार हमने सॉलिड और लिक्विड देख लिया, ये लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा, नमक और पानी का घोल। एक बार में 4 खत्म हुए। जब हम सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड में अब अगर बात करना चाहें तो पीतल, कापर और जिंक का मिश्रण है, कांसा, कापर और टिन का मिश्रण है। पीतल की अगर हम बात करें तो पीतल एक ऐसा मिश्रण है या ऐसा विलयन है जिसमें कापर भी होता है, जिंक भी होता है। कांसा में कापर होता है और टिन होता है। तो ये सॉलिड और सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लिक्विड की जब बात करेंगे इस पर प्रश्न पूछा गया कि पायस क्या होता है। पायस, तो पायस किसी भी द्रव में द्रव का विलयन होता है। द्रव में द्रव का विलयन पायस कहलाता है। आप समझ रहे हैं बात, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विलयन जब द्रव में द्रव को घोला जाए, जैसे तेल में पानी को मिलाया जाए। जब तेल में आप पानी के घोल डालेंगे तो देखा होगा कि पानी अलग और तेल अलग, लेकिन वो जो घोल बना वो पूरा घोल विलयन कहलाएगा। और ये विलयन जो होते हैं वो पायस प्रकार के होते हैं। इन विलयनों को हम पायस विलयन कहते हैं। इसके अलावा लिक्विड और गैस की बात करेंगे। अगर लिक्विड और गैस की आप बात करेंगे तो फेना, आपने देखा होगा जो साबुन वगैरह होता है, जब हम कपड़े वपड़े धोते हैं तो फेना उत्पन्न होता है, उसमें गैसेस भी होती है और पानी भी होता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल लिक्विड और गैस का फेना हो गया। लिक्विड और सॉलिड का हम समझ ही चुके हैं, नमक और पानी का घोल। गैस और सॉलिड, जब गैस और सॉलिड की बात की तो हमने बात कर ली धुआं की, धुआं या बादल। जब हमने गैस और लिक्विड की बात की, गैस और लिक्विड की बात की, तो अभी हमने आपको बताया इसमें फेना। जब गैस और गैस की बात करें तो गैस और गैस की बात करेंगे तो अमोनिया और वायु का मिश्रण। अमोनिया और वायु के मिश्रण को आप पहचान नहीं सकते, लेकिन सुगंध द्वारा, स्मेल द्वारा आप बता सकते हैं कि इस वायु में, इस शुद्ध वायु नहीं बल्कि इसमें अमोनिया गैस मिली है। तो अमोनिया NH3 प्लस ऑक्सीजन वायु गैस का मिश्रण। ये 9 प्रकार थे, 9 प्रकार समझने थे। इसको सिर्फ समझाने का एक ही मतलब था, पायस को समझाना। पायस क्या होता है? लिक्विड और लिक्विड का घोल, जैसे पानी और दूध का घोल, पानी और तेल का घोल, ये जो घोल होते हैं ये सभी पायस कहलाते हैं। या हम कर्ड लीवर ऑयल की बात करें तो वो भी पायस है। लिक्विड प्लस लिक्विड, जो 9 प्रकार के विलयन बताए गए। अब हम इन्हीं विलयनों पर बात करेंगे कि जो 9 प्रकार के विलयन बताए गए, इनमें से कुछ विलयन कोलाइडी विलयन होते हैं, कुछ विलयन निलंबन विलयन होते हैं, कुछ विलयन वास्तविक विलयन होते हैं। मतलब इन्हीं 9 प्रकार के विलयनों को हमने अलग से 3 कैटेगरी में विभाजित किया है, 2 कैटेगरी में विभाजित किया है। पहला विषमांग पदार्थ, दूसरा समांग पदार्थ। पहला विषमांग पदार्थ, दूसरा समांग पदार्थ।
जो विषमंग पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो सस्पेंशन या निलंबन विलयन, दूसरा कोलाइड विलयन या कोलाइडी विलयन। और जो समान पदार्थ होंगे उनको हम बोलेंगे वास्तविक विलयन या ट्रू विलयन। वास्तविक विलयन या ट्रू विलयन। जो सस्पेंशन विलयन होते हैं, जो कोलाइड विलयन होते हैं और जो वास्तविक विलयन होते हैं, जो सस्पेंशन विलयन होते हैं इनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इनको देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती। इसका अगर सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखोगे तो जैसे नदी का पानी होता है, उसमें पानी में नदी के जो बालू के कण होते हैं, उस पानी को अगर हम भरते हैं तो उसमें हम महीन से कण देख सकते हैं। तो मतलब ये जो इन कणों का आकार होता है, इन कणों के आकार को या निलंबन कणों के जो आकार होते हैं इनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। और इनका आकार 1000 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन विलयन, हम निलंबन विलयन की बात कर रहे हैं। निलंबन विलयन या सस्पेंशन विलयन, इन विलयन के जो कण होते हैं, जो विलयन में विलय या विलायक आपस में मिलाए गए हैं, उन विलय और विलायक को हम साफ साफ अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। वो विलयन तो है, लेकिन उन विलयनों के हम जो दोनों कण मिलाए गए ये दोनों पदार्थों को अलग अलग से देख सकते हैं। जैसे किसी भी नदी का पानी आप किसी बर्तन में भर लीजिए, किसी पात्र में भर लीजिए, तो आप देखेंगे उसमें बालू के कण भी दिखेंगे, पानी भी दिखेगी। इसका कारण होता है कि जो ये सस्पेंशन विलयन है इसको हम छन्नी से छान कर अलग भी कर सकते हैं। दोनों विलय हो या विलायक हो, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। बालू के कण हो या पानी हो, दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसका जो देखने का कारण है या दर्शनीय है, उसका सबसे बड़ा कारण है इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। वही जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन पर हम अगली क्लास में पूरा विस्तृत बात करेंगे, क्योंकि कोलाइडी विलयन हमारे आसपास जो बादल हैं या हमारे यहाँ जो बारिश होती है, इसके अलावा जो धुआं है, इन सभी पर कोलाइडी विलयनों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग है। तो कोलाइडी विलयनों पर हमें ज्यादा बात करनी पड़ेगी। उसके लिए पूरी एक अगली जो क्लास होगी उसमें कोलाइडी विलयन पर बात करेंगे। इससे प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आए हुए प्रश्न भी आपको बताएंगे, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे में जो कोलाइडी विलयन पर प्रश्न पूछे गए। अभी फिलहाल जो कोलाइडी विलयन पर प्रश्न पूछा गया वो ये पूछा गया कि इसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। नैनोमीटर कहिए या आप इसको कह सकते हो 10 की घात -6 मीटर से 10 की घात -8 10 की घात -6 मीटर से 10 की घात -4 मीटर। नैनोमीटर कहिए या 10 की घात -6 मीटर कहिए, 10 की घात -9 10 की घात -6, ठीक है। इसको जब कहिए 10 की घात -6 मीटर से 10 की घात -10 की घात -6 मीटर से 10 की घात माइनस, ये गलत हो गया, यहाँ पे 1000 नैनोमीटर था तो इसमें हमने 1000 का 10 की घात -9 का किया तो 10 की घात -6 मीटर से बड़ा होगा। जबकि ये जो होंगे वो 10 की घात -6 मीटर से 10 की घात -4 मीटर। आप समझिए जो सस्पेंशन जो निलंबन प्रकार के विलयन होंगे उनका आकार 10 की घात -6 मीटर से लेकर ऊपर चले जाओ जितना जा सकते हो। जबकि जो कोलाइडी विलयन होंगे उनका आकार 10 की घात -6 मीटर से 10 की घात -4 मीटर या 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और जो इसके बाद में वास्तविक विलयन होंगे, कोलाइडी विलयन को साधारणतः किसी भी रूप में नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग द्वारा कोलाइडी विलयनों को आपस में देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल धुआं भी है। अगर आप धुआं में पदार्थ जो मिले हैं या जो ठोस पदार्थ हैं उनके कणों को देखो तो नहीं देख सकते, लेकिन आप दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी वगैरह से इन कणों को देख सकते हैं। आप गैसों को अलग देखेंगे और काले काले जो कार्बन के कण होते हैं उनको भी हम अलग देख सकते हैं। जो वास्तविक विलयन होता है इसमें किसी भी स्थिति में आप दोनों के कणों को ना तो अलग अलग देख सकते हैं ना ही इनको अलग अलग कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नमक पानी का घोल हो या जो हम अपने शरीर पर गोंद वगैरह लगाते हैं, गोंद क्या उसको जेल वगैरह लगाते हैं या गोंद हो, ये सब एग्जाम्पल वास्तविक विलयन के। इनके घटक का जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर, मतलब 1 नैनोमीटर से भी अंदर आ जाओ 10 की घात -2 नैनोमीटर, मतलब ये करीब पिकोमीटर के आसपास पहुंच जाते हैं। इनके कण जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन की अपेक्षा में सूक्ष्म होते हैं। कोलाइडी विलयन जो है वो
सस्पेंशन या निलंबन विलयन की अपेक्षा सूक्ष्म होते हैं। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें सिर्फ हम कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन के बारे में विस्तृत बात करेंगे। आज हमने जो विलयन देखा, विलयन में हमने उनकी विलेयता या सांद्रण के आधार पर विलयन देखे। उसमें से हमने आपको बताया संतृप्त या सैचुरेटेड सोल्यूशन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो या बफर विलयन हो। बफर विलयन के बारे में हमने पूरा बताया उनके पीएच स्केल के आधार पर कि बफर विलयन दो प्रकार से होते हैं, क्षारीय विलयन होगा या अम्लीय विलयन होगा। इसके बाद हमने विलयन की जो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर थे वो 9 प्रकार से पढ़े। अब उन 9 प्रकार के विलयनों को 3 अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया। हमने उन पर भी थोड़ी थोड़ी बात की, चाहे वो कोलाइडी विलयन हो, कोलाइड सोल्यूशन हो, निलंबन विलयन सस्पेंशन सोल्यूशन हो। इसके अलावा या दूसरा कैटेगरी वास्तविक विलयन या रियल जो आप बोलते हो या ट्रू सोल्यूशन हो। इसके बाद इन्हीं दोनों को, तीनों को हमने एक को समांग विलयन में, दूसरे को विषमांग में रखा। विषमांग में हमने कोलाइडी और निलंबन को रखा, जबकि समांग में हमने वास्तविक विलयन को रखा। कल क्लास में हम कोलाइड विलयन के बारे में देखेंगे। कोलाइड विलयन के साथ साथ हम निलंबन और वास्तविक विलयन पर थोड़ी चर्चा और करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए।